हर हर महादेव दोस्तों। हाय, मेरा नाम है अंशु और आप मेरे साथ सुन रहे हैं मेरी ही लिखी हुई कहानियाँ। और आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ इश्क का रंग सफ़ेद, भाग 91 एवं 92। शरद जब धानी को कमरे में छोड़ने आया था तो कमरा बिल्कुल ठंडा था। धानी को आदत नहीं थी ऐसे ठंडे कमरे में रहने की। भाभी, अभी आप आराम से सो जाइए, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। वो हम हाँ भाभी। शरद भैया, ये कमरा इतना ठंडा क्यों है? भाभी, एसी चल रहा है। आपको ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो टेम्परेचर कम कर दूँ? नहीं, ये सीसी नहीं भाभी, एसी। बंद कर दूंगा तो आपको गर्मी लगेगी। हमें गर्मी में सोने की आदत है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। शरद रिमोट उठाकर एसी बंद कर देता है। अगर आपको ज़्यादा गर्मी लगने लगे तो ये बटन दबाते हुए एसी चला दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली में की गर्मी जान लेने वाली होती है। बिना एसी की नींद नहीं आएगी। जी, आप चाहिए आप भी आराम कर लीजिए। चलिए भाभी, मैं निकलता हूँ। शरद कमरे में चला जाता है। कमरा अभी भी काफ़ी ठंडा था। धानी नीचे बिछाकर सोने के लिए बिस्तर ढूंढती है, लेकिन यह कमरा भी उसके लिए कोई भूल भुलैया से कम नहीं था। कौन सा सामान कहाँ रखा पर होगा, ये उसकी समझ से बाहर था। सामने बेड बिछा हुआ दिखता है और अभी उसे वही दिखाई दे रहा था, इसलिए चुपचाप जाकर उस पर लेट जाती है। बरसों के बाद उसे नॉर्मल बिस्तर नसीब हुआ था। चटाई से वो एक बिस्तर पर आ गई थी। उस नर्म मुलायम बिस्तर पर जल्दी ही उसकी आंख लग जाती है। वैसे तो उसका मन घबराहट सा भरा हुआ था। कैसे अचानक शादी, और शादी के बाद तो पति उस पर अधिकार जताएगा ही नहीं। ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत तो उम्र के साथ उसे भी ये जानकारी हो ही गया था। बंद कमरे बंद कमरे में पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है और एक बच्चे का सृजन होता है, लेकिन वो तो मर ही जाएगी। ये सब सोच-सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन नीरज यहाँ से जाकर उसकी मुश्किलें आसान कर दिया था। अब वो इस कमरे में अकेली थी, कोई डर और घबराहट नहीं थी, इसलिए वो चैन से सो गई थी और बहुत ही गहरी नींद में सो गई थी। लेकिन तभी सुबह ठंडा पानी का झोंका उसके चेहरे से टकराता है, तो वो हड़बड़ा कर उठ जाती है और आँखें खोलती है तो आँखों के सामने सागर की तस्वीर थी, जिसे देखकर उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो जाती हैं। क्या हुआ भाभी? इस नरम मुलायम किसी और के बिस्तर पर आकर कहीं आप मेरे भाई को तो नहीं भूल गई है ना? ईशानी की जली-बुझी आवाज़ आती है। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और नहीं तो मैं कैसी बातें करूँ? ये लाल साड़ी, ये सिंदूर, ये साज सिंगार और ये आलीशान कमरा, कहीं आप ये सब देखकर भूल तो नहीं गई हैं ना कि आप मेरे भाई की विधवा हैं? मेरे भाई आपसे इतना प्यार करते थे, उस गाँव से उठाकर यहाँ शहर तक लेकर आए थे। लेकिन लेकिन आपने तो लंबा हाथ मारा। मेरे भाई क्या इस दुनिया से चले गए, किसी और को अपने रूप के जाल में फँसा लिया और रात बिताकर उससे शादी भी कर लिया। नहीं, नहीं ईशानी, आप गलत समझ रही हैं। हमने कुछ नहीं किया है। हाँ, हमने फौजी साहब को धोखा नहीं दिया है। हमारा विश्वास कीजिए, हम बस चाय देने के लिए गए थे, गलती से कमरे में बंद हो गए थे। इन्होंने हमें हाथ तक नहीं लगाया था। धानी रोते हुए ईशानी को सफाई देती है, लेकिन ईशानी के सर पर तो भूत सवार था। अपने घर में आज तक उसने धानी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया था। हाँ, कभी अपनी माँ को रोकने-टोकने के लिए नहीं आती थी, क्योंकि उसे इंसान से मतलब नहीं रहता था। लेकिन कभी भी धानी के साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार उसने नहीं किया था, जैसा आज वो कर रही थी। आज उसे धानी दुश्मन नज़र आ रही थी। धानी वो दुश्मन नज़र आ रहा था, जिस वजह से वो घूमने तक नहीं जा पाई थी और आग में घी डालने का काम उसकी माँ सुशीला जी ने कर दिया था। ईशानी को समझाने की बजाय धानी के खिलाफ भड़का दिया था, क्योंकि उन्हें भी धानी अपनी दुश्मन ही नज़र आती थी।
सागर की मौत का जिम्मेदार वो धानी को ही मानती थी, तो अब उसे खुश देखकर उसके दिल को शांति कैसे मिलती। तो अब उन्होंने मोहरा अपनी बेटी को बना लिया था, लेकिन अपनी नफरत में वो इतनी अंधी हो चुकी थी कि ये भूल चुकी थी कि अपनी बेटी को गलत रास्ते पर भेज रही है। क्योंकि कर्मा हर किसी का वापस आता है, या वो दूसरे के बहकावे में किया जाए या अपने मन से किया जाए, गलत गलत होता है। अच्छा, तो आपने भाई को धोखा नहीं दिया है, तो ये सब क्या है? आपने ये साड़ी क्यों पहना है? आप रात में डाइनिंग टेबल पर क्यों खाना खाया था, जबकि आप तो वैसा खाना नहीं खाती है? आप इस बिस्तर पर क्यों सोई हुई है, बल्कि आप तो नीचे जमीन पर सोती है? बताइए ना। आप तो भाई की विधवा है ना, तो फिर ये सब क्यों कर रही है? वो हमें हमें धानी को बोलना ही तो नहीं आता था। क्या जवाब दूँ, उसे कुछ सूझता ही नहीं है। बस रोते हुए ईशानी का चेहरा देखे जा रही थी। मैं बताती हूँ, क्योंकि आपके मन में पाप आ गया था। आपने मेरे भाई को भुला दिया है। आपने मेरे भाई को धोखा दिया है। किसी और के साथ आपने रात बिताई है और अब किसी और बीवी किसी और की बीवी बनकर आप राज करना चाहती है। मेरे भाई ने आपके लिए इतना कुछ किया और आप उन्हें ही भूल कर आगे बढ़ रही हैं। बहुत प्यार करने का आप दावा करती थी ना, तो कहाँ गया आपका प्यार? एक ही दिन में मेरे भाई को भूल गई, सारे प्यार को भूल गई। नहीं, नहीं सानी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हम कैसे समझाएँ आपको? हम आज भी फौजी साहब को अपना पति मानते हैं। वो तो दिख रहा है कितना आप मेरे भाई को पति मानती हैं। एक ही दिन में किसी और के रंग में ढल चुकी हैं आप। ईशानी कड़वी बातें सुनाई जा रही थी और धानी खामोशी से सुनी जा रही थी। इधर आराधना जी अपने अलमारी में से लाल रंग की बांधनी साड़ी निकालती है, जिसका हरे रंग का बॉर्डर था। अपने अलमारी में से निकालती है। उनके पास जो भी लाल और हरी साड़ी थी, सबको एक साइड कर दिया था। ब्लाउज उन्होंने दो चार ईशानी के नाम से सिलवा रखे थे उसकी रस्मों में साड़ियाँ देने के लिए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त धानी को थी। तो सभी साड़ियाँ और अपनी कुछ साड़ियाँ मिलाकर बिंदिया के हाथों वो धानी के कमरे में भिजवाने का मन बनाती है। बिंदिया, जी मालकिन, ये साड़ियाँ ले जाओ और बड़ी भाभी को दे आना, और उससे कहना कि हमने भिजवाया और अच्छे से तैयार हो जाए। बुआ जी अभी तक सो रही थी। आराधना जी उनका नींद हराम नहीं करना चाहती है, इसलिए बिंदिया के हाथों सारा सामान भिजवाती है। शाम तक उसके लिए चूड़ी और साड़ी सब ले आऊंगी। एक लाल चूड़ा भी ले आऊंगी, नई नई शादी हुई ना, भरा भरा हाथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। आराधना जी यही सब सोच रही थी। अब उनका बुखार उतर चुका था। हमेशा की तरह नीरज की बातों को अपने सीने में दफन कर लेती है और फिर से अपनी कोशिशों में जुट जाती है। रुको बिंदिया, कहाँ लेकर जा रही हो इसे? भावना जी की आवाज़ सुनकर बिंदिया के कदम रुक जाते हैं। वो छोटी मालकिन, बड़ी मालकिन ने बड़ी बहुरिया के लिए ये सब दिया है, सामान सब दिया है। हम इसे देकर आते हैं, फिर आपकी साड़ी में प्रेस कर देंगे। भावना जी की आवाज़ सुनकर आराधना जी के कदम भी रुक जाते हैं। लाओ इसे दो, इसे हम दे आते हैं, और तुम जाकर हमारी साड़ी में इस्त्री कर दो। भावना जी उसके हाथों से सारा सामान ले लेती है। जी मालकिन। बिंदिया साड़ी लेकर प्रेस करने के लिए चली जाती है और भावना साड़ी लेकर धानी के कमरे की तरफ जाने लग जाती है। क्या हुआ भाभी? ये साड़ी आपको अपनी धानी बहू को देना है? हाँ भावना, उसे कहना अच्छे से तैयार हो जाए और रसे पूजन का रस्म भी करा देना, ईशानी को भी कह देना तैयार हो जाए, ताकि उसके हाथों का भी बना हुआ प्रसाद कान्हा जी को भोग लगा सके। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी उसे देकर आता हूँ। देकर आती हूँ। भावना जी उस साड़ी को लेकर सीढ़ियों की तरफ चली जाती है। आराधना जी अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है नहाने के लिए। आराधना जी को अपने कमरे में जाते हुए देखकर भावना जी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ जाती है। पहले तो बस नीरज में आपका प्राण बसता था, अब ये धानी आ गई है और इसमें भी आपकी जान बसती है। शादी से पहले तो आप जान लुटाती ही थी उसके ऊपर, फिर मैं आपको खुश होते हुए कैसे देख सकती हूँ? वो गूंगी गाय को तो बस वो
बस में करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उसे औकात याद दिलाती हूँ। नीरज कहाँ है ना उसका ध्यान रखने के लिए। ऐसा ध्यान रखूंगा कि बस सब देखते ही रह जाएंगे। भावना जी अपना रास्ता बदलते हुए स्टोर रूम की तरफ चली जाती है। वहाँ एक अलमारी रखी हुई थी जिसमें किसी की मृत्यु और शोक पर मनाने के लिए जो कपड़े पहनते थे वो कपड़े रखे हुए थे। ये सारा सामान सब स्टोर रूम में ही रखा हुआ रहता था। कौन इन मनहूस कपड़ों को अलमारी में सजा कर रखता। बस किसी के ऊपर विपदा आन पड़ती थी तो मजबूरी बस सबको पहन कर जाना पड़ता था। भावना जी हाथों में पकड़ी हुई सारी साड़ियाँ स्टोर रूम के डब्बे में डाल देती है और अलमारी खोलती हुई 3-4 सफ़ेद साड़ियाँ निकाल लेती है जिस पर हल्के हल्के काम भी किए हुए थे। यही रंग पहनती थी ना शादी से पहले, और आपको उसे इन्हीं रंगों में देखकर तकलीफ होती थी। अब यह इस घर में भी यही रंग पहन कर रहेगी और एक विधवा की तरह रहेगी। और जब नीरज को जिंदा रहते हुए वो विधवा की तरह रहेगी तो कितनी तकलीफ होगी आपको, इसका अंदाज़ा बस मैं लगा सकती हूँ। और आपको तकलीफ में देखकर जो मुझे सुकून मिलता है ना, उसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता है। सॉरी धानी, तुम्हारे साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन तुम खुद दुश्मनों के पलड़ों में जाकर गिरी हो। मैं क्या ही कर सकती हूँ। तुम्हें भी इन सब का मोहरा बनाना पड़ रहा है। बाकी मज़ा तो बहुत आने वाला है। भावना जी शैतानी हंसी हंसते हुए निकल जाती है और धानी के कमरे में पहुंच जाती है। ईशानी और धानी दोनों उन्हें सामने देखकर घबरा जाती हैं और जल्दी ईशानी जल्दी से सागर की तस्वीर अपने पीछे छुपा लेती है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं मम्मी जी, वो मैं बस भाभी। तुम जाओ अपने कमरे में जाओ, तैयार हो जाओ। जी जी मम्मी जी। ईशानी धानी को जलती हुई नजरों से देखते हुए और इशारों में ही कुछ भी बताने से मना कर देती है और कमरे से बाहर चली जाती है। तुम्हारे अंदर तहजीब नहीं है क्या? ये पूरा बिस्तर क्यों गीला क्यों कर रखा है? वो हम ये हम सुनने का मेरे पास समय नहीं है। बाहर गार्डन में डालकर सारा गद्दा सुखा देना। जी, ये लो साड़ी, जैसे पहले रहती थी उसी तरह तैयार हो जाओ। तुम्हें याद है ना नीरज क्या कह के गया है? जैसा मैं कहूँ वैसा करने के लिए। और ये साड़ी तुम अपने मन से पहन रही हो। अगर किसी को भी तुमने बताया कि मैंने दी है पहनने के लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सफेद साड़ी को देखकर धानी की आंखों से फिर से आंसू झरने लग जाते हैं। हाथ बढ़ाकर फिर से अपने नसीब को अपना लेती है। घर में सब लोग उठ गए थे। आराधना जी मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थी। अब कैसी तुम्हारी तबीयत है आराधना? अरविंद जी उठकर उनके पास आते हुए बोलते हैं, हम ठीक हैं। आज भर तो कम से कम आराम कर लेती। क्या हुआ भाभी आपको? अरे कुछ नहीं देवर जी, आपके भैया ऐसे ही परेशान होते रहते हैं। रात में थोड़ा माथा गर्म हो गया था। थोड़ा माथा गर्म नहीं हो गया था, बुखार से तप रही थी, लेकिन सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाती है। चलो आराम कर लो। नहीं अरविंद जी, हम ठीक हैं। और आज चूल्हा पूजने की रस्म है ना, तुम्हें मैंने मना किया है ना इन सब चीज़ों के लिए। अरे ईशानी का भी तो है, और भगवान की पूजा तो में तो सब बराबर होते हैं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे आप भी नेग। बोलते बोलते आराधना जी की नज़र सीढ़ियाँ पर चली जाती हैं और हाथों से फूल की थाल गिर जाता है। धानी को फिर से सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई उतर रही थी। हाथों में चूड़ी, माथे में सिंदूर, सब कुछ गायब था। आराधना जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने वाली होती है, लेकिन अरविंद जी का चेहरा देखकर उनके मुंह में ताला लग जाता है। क्या हुआ आराधना, तुम ठीक हो? अरे बोलो ना कुछ। आराधना जी एकटक धानी को ही देख रही थी। अरे उधर क्या देख। बोलते बोलते अरविंद जी की भी जुबान अटक जाती है। बरीमा, मुझसे कौन सा काम है जो आपने सुबह सुबह उठा? शरद भी सीढ़ियों की तरफ देखकर
खामोश हो जाता है। भावना जी के चेहरे पर सातिर मुस्कान लिए हुए देख रही थी। ईशानी भी शरद के साथ नीचे उतर रही थी। वो भी धानी को देखकर हैरान हो जाती है। वो तो बस ऐसे ही सुनाकर अपनी मन की शांति के लिए आ गई थी, लेकिन धानी इतनी जल्दी उसकी बात मानकर फिर से सफ़ेद साड़ी पहन लेगी, उसने सोचा नहीं था। उसे अब डर लगने लगा था, कहीं सबको पता ना चल जाए कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। अगर शरद को पता लग गया तो? ये सोच कर ही वो घबरा रही थी। ये क्या है भाभी? आपने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? शरद के सवाल सुनकर भी धानी खामोश रहती है। भाभी, कुछ तो बोलिए, आपने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? चलिए, आप रात वाली साड़ी पहन लीजिए, मेरे साथ चलिए। मैं आपको नए कपड़े दिला कर लाता हूँ। प्लीज इसे चेंज करके आइए। शरद ऑर्डर देता हुआ बोलता है। धानी भावना जी की तरफ देखती है, जो इशारों से ही मना कर रही थी। नहीं नहीं शरद भैया, अ, हमें हमें ये कपड़े ही पसंद है। लेकिन भाभी, आपकी शादी हो चुकी है, आप ऐसे कपड़े क्यों पहन रही हैं? बल्कि आजकल वीरो भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते, प्लीज चेंज कर दीजिए। आप मुझे भैया कहती है ना, तो मेरी बात मान लीजिए। आपको जैसे कपड़े पहनने का मन है पहन लीजिए, लेकिन ये नहीं, ये चेंज कर लीजिए। भावना जी फिर से उसे आंख दिखा देती है। नहीं तो वो तो शरद की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी। नहीं, हमें यही पहनना है, हमें इन्हीं कपड़ों में खुश हैं। लेकिन भाभी, शरद क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब वो इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल है तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो? अरविंद जी शरद को टोकते हैं। लेकिन बड़े पापा, कल ही तो इनकी शादी हो रही है, पहले की तरह कपड़े क्यों पहन रही हैं? शरद, तुम्हारी मेंटेलिटी कब से ऐसी हो गई है? और आजकल कौन इतना फोन कपड़ों पर ध्यान देता है? सब रंग पहनते हैं। और आजकल के जनरेशन को तो कोई सिंदूर बिंदी लाकर घूमता भी नहीं है। कौन मैरिड है कौन अनमैरिड है पता भी नहीं लगता है। क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहा है? अगले को जैसे रहने का मन है रहने दो, ये घर है, कोई जेल खाना नहीं जो सबको रूल फॉलो करना पड़ेगा। आराधना जी, आरती की तैयारी कीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। अरविंद जी शरद को डांट देते हैं और अपनी बात कहकर चले जाते हैं। आराधना जी अपने आंसू पोंछ लेती है। बिंदिया, बिंदिया। जी बड़ी मालकिन। किचन साफ हो गया है? हाँ बड़ी मालकिन। ये क्या है, तुम्हारे हाथों में चूड़ी क्यों नहीं है? आराधना जी हल्के गुस्से में बोल दी तो बिंदिया खुद के हाथों को देखती है तो मालकिन, ये एक एक चूड़ी पहन रखी हो। वो बड़ी मालकिन, सुबह सुबह घर की पूरी सफाई करनी थी तो जल्दबाजी में सुहाग का निशानी लगाना भूल गई हो। या चाहती हो ऐसे नंगे हाथ नंगे गले लेकर सुनी मांग कर भगवान के सामने आओ, ताकि भगवान भी तुम्हारे पति को? बड़ी मालकिन। आराधना जी की बात सुनकर बिंदिया को रोना आ जाता है। एक ही तो पति है हमारा, अब क्यों ऐसी बातें कर रही हैं? हमने सब कुछ तो पहना है, फिर क्यों आप ऐसा कह रही है? अगर गलती हो गया है तो कोई माफ कर दीजिए, लेकिन ऐसी बातें मत कहिए। बिंदिया रोते हुए शिकायत कर रही थी। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारा खाली हाथ देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो पहनना है जो करना है करो, तुम्हें जैसे रहना है रहो, लेकिन सिंदूर बिंदी और चूड़ी तुमसे अलग नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी पति की कदर नहीं होगी तो नहीं हो, लेकिन एक माँ के लिए अपने बेटे से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और किसी वजह से उसके बेटे को कुछ हो जाएगा तो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। आराधना जी गुस्से में बिंदिया को सुनाए जा रही थी। क्या कर रही हो आराधना, उसे क्यों इतना डांट रही हो? देखो बेचारी रो रही है। तो क्या करूँ, आपको डांटूं? और किसी को डांटने का अधिकार है मुझे? सब अधिकार तो आपने छीन लिया है। आराधना शांत हो जाओ, क्यों इतना सोच रही हो? और हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है इंसान को खुद सोचना चाहिए। और इन निशानियों से कुछ नहीं होता है। अगर इन निशानियों में ताकत होती तो दुनिया में कोई ये विधवा शब्द ही नहीं आता। होता वही है जो नसीब में लिखा होता है। अरविंद जी फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आप नहीं विश्वास करते हैं तो मत कीजिए,
لیکن مجھے ان چیزوں پر بہت وشواس ہے اور میں چاہتی ہوں ان نشانیوں کے ساتھ اس دنیا سے الوداع کہوں۔ آرادھنا کیسی بکواسیں تم کرتی رہتی ہو ہمیشہ؟ اگر دوبارہ سے سب نکالے نا تو کوئی مجھ سے برا نہیں ہوگا۔ دھانے اتنی بھی نہ سمجھ نہیں تھی جو آرادھنا جی کی باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پاتی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور سندور کا ڈبی ہاتھوں میں اٹھا لیتی ہے، لیکن اس کے ہاتھ بھاری ہو رہے تھے۔ ایشانی نے اس کے زخم کو پھر سے کھرید دیے تھے۔ اب وہ ایک کشمکش میں پھنس گئی تھی اور اپنے فوجی صاحب کے ساتھ وفاداری نبھاتے ہوئے ایک بدوا زندگی جیے یا پتنی دھرم نبھاتے ہوئے ان نشانیوں کو لگائے۔ اگر ہم نے نہیں لگایا ان کو کچھ ہو گیا تو؟ نہیں، اتنا بڑا پاپ ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک ماں سے ایک بیٹے کو چھین لیا، اب کیا دوسری ماں کا بھی کوکھ اجاڑ دے؟ دھانی سوچ کر ہی ڈر جاتی ہے اور جلدی سے اپنے مانگ کو بھر لیتی ہے۔ 4 چوری اٹھا کر ہاتھوں میں ڈال لیتی ہے، چھوٹی سی بندی لگاتے ہوئے نیچے چلی جاتی ہے۔ ساڑی نہیں بدلتی ہے، اب یہ سفید رنگ ہی اسے اپنا لگتا تھا، کوئی اور رنگ اسے پرایا لگتا تھا۔ ان 3 سالوں میں سفید رنگ میں خود کو دیکھنے کی اسے عادت ہو گئی تھی۔ کوئی اور رنگ پہنے گی تو ایسا لگ رہا تھا ساگر کو وہ دھوکہ دے رہی ہے۔ اگر سہاگنوں کی طرح زندگی جیے گی تو ساگر کی آتما کو تکلیف پہنچے گی۔ من میں اس کے 1000 طرح کی باتیں چلنے لگ جاتی ہے۔ اسے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا۔ بھاونا جی اسے بہت گندے طریقے سے ڈرا کر چلی گئی تھی اور ایسی دھمکی دے کر چلی گئی تھی جسے وہ چاہ کر بھی منع نہیں کر پا رہی تھی، اور وہ سہم کر انہی باتوں کو سچ ماننے لگی تھی اور ان کی باتوں کو عمل کرنے لگی تھی۔ آرادھنا جی اس کے ماتھے میں سندور اور چوری دیکھ کر چین کی سانس لیتی ہے۔